अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रूही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। लंबे अरसा ऐसा लग रहा है कि बहुत एक लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी खराब थी और अपने आप को रेस्ट देना, ब्रेक देना बहुत जरूरी होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा और आज मंडे है, मंडे के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे, जैसे कि हम बिल्कुल तैयार हैं। और हमारे स्टूडियो में इस वक्त इस सेगमेंट में मौजूद गेस्ट भी बिल्कुल तैयार हैं आज का दिन शुरू करने के लिए। तो अच्छी बातों के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आज के दिन का, आज के प्रोग्राम का, आज के सेगमेंट का आगाज करते हैं। गेस्ट के जाने बढ़ते हैं, जो कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नादिया फहीम, साइकोथेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? एज यू ऑल नो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एज यू ऑल नो कि मेंटल हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए, देनी पड़ती है, क्योंकि जब तक आप मेंटली फिट नहीं होते, आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं होती, तो आप कुछ भी अचीव करना चाहें भी तो आप अचीव नहीं कर पाते। बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं। तो आज भी हम मुख्तलिफ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डिस्कस करना चाहेंगे, ताकि एक प्रोडक्टिव और एक हेल्दी डिस्कशन हो सके। हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, असद आलम। वंस अगेन वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असद आलम, अगर आप भूल गए हैं तो सिंगर हैं और पहले भी आप हमारे साथ मौजूद थे। पहला एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा होगा? बहुत अच्छा था। और जितने उससे पहले एक्सपीरियंसेस थे वो भी अच्छे रहे होंगे। रोही के साथ? रोही के साथ तो एक अलग सा रिश्ता बन चुका है, बॉन्ड बन चुका है। मैं इतनी बार यहाँ पर आ चुका हूँ और हैदर साहब का शुक्रिया करना चाहूंगा, पूरी टीम का। बुलाते हैं तो मजा। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप एक बुलावे पे आ जाते हैं। और जो बातें हमने करनी है वो शुरू करेंगे, लेकिन पहले बढ़ते हैं अपने सेगमेंट आज नेकी की बात की जानिब। देखते हैं कि आज हमें कौन सी नई नेकी की बात मालूम होने जा रही है। मदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि हमें मिसवाक करनी चाहिए, मिसवाक करनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की रिवायत है, लौला अन अशुक़ अला उम्मती, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का डर ना होता तो मैं उन्हें हुक्म करता कि इशा की नमाज मुअख्खर करके पढ़ा करो, और मैं उन्हें हुक्म करता हर नमाज के लिए मिसवाक किया करो। मेरे भाइयों, मिसवाक के कई फ़ायदे हैं। जो आदमी मिसवाक करता है, जब उसकी बारी आती है दुनिया से जाने की, तो रूह बड़ी आसानी से निकलती है। अल्लाह मुझे भी, आपको भी इस सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, अपने सेगमेंट का आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नादिया फहीम, साइकोथेरेपिस्ट हैं, और हमेशा की तरह आज हम कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत बात करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के हवाले से, जिनको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन खासी मुश्किल होती है। मुश्किल क्यों होती है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि जानना जरूरी है, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है? इस हवाले से बात करते हैं नादिया फहीम से। पहले तो आपसे पहले छोड़ दें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, छोड़ दें। सबसे पहले तो आप मेरे से मौसम की बात करें ना। मौसम कैसा लग रहा है आपको? मौसम आजकल प्लेजेंट है। वेदर चेंज वेरी क्विकली। चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जो हवा चल रही है वो उसको मॉडरेट कर रहा है। तो मतलब द वेदर इज ओके अकॉर्डिंग टू यू? फॉर मी इट्स ओके। मतलब प्लेजेंट है, फेवरेबल है? मेरे लिए प्लेजेंट है। चलें, आपके लिए ठीक है। असद, आप बताएं, जल्दी नहीं चलेगी सर्दी, ये क्या बात है? एक्चुअली रात को कभी कभी, मैं रात को जैसे मैं बाइक पे लौट रहा था, मैं रेस्टोरेंट में लाइव म्यूजिक करता हूँ डेली रात को। तो डेली रात को? हाँ जी। सुबह ऐसा महसूस होता जैसे गर्मी हो, हल्की सी। हाँ जी, धूप पे नहीं बैठा जाता, लेकिन रात को जब वापस आ रहा पता चलता सर्दी वापस आ रही है। तो अभी रात को ठंड होती है, रात में ठंड होती है। अभी एक और मंथ लगेगा रात वैसी वाली ठंड नहीं है ना जो बेरेबल है, तो इसलिए एंजॉय। हाँ जी, हम तो सफर में आते, मुझे तो लगती है आप करो। मेरे लिए वेदर वो मजेदार होता है जो बेरेबल है। हाँ। तो मिनट्स बेरेबल, तो फिर वो एंजॉय। मार्च में जैसे मौसम होता है अच्छा होता है, ऐसे ही रहे हमेशा। वैसे आप लोगों को लगता नहीं कि गर्मियाँ थोड़ी ज्यादा जल्दी आ गई? आ रही है, हमेशा होता है। मुझे तो लग रहा है लाइक लिविंग इन द मुल्तान, ये यही है कि एक तो बहुत देर से विंटर्स आना स्टार्ट होती हैं और बहुत जल्दी से और एकदम से चली जाती है, और बहुत थोड़े टाइम। गर्मियाँ काम के लिहाज से बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है ज्यादा, मैं एबटाबाद और इस्लामाबाद में रही हूँ। ओके। मतलब शादी के बाद से, पहले तो मैं यहीं पे थे, लाहौर से था। तो उसमें फिर मुल्तान में जब से मैंने रहना शुरू किया, मुझे यही लगता है कि अच्छा मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ फॉर द वार्म वेदर। तो वो फिर मुझे अब आदत हो गई है। ठीक है। और अब मौसम की बात हो गई, मंडे की बात कर लेते हैं।
मंडे कितना अनोइंग होता है मेरे लिए, इट्स वेरी अनोइंग। मंडे या हेक्टिक होता है एंड व्हेन लाइक आफ्टर, क्योंकि मेरे वो होता है सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो पूरे वीकेंड के बाद मंडे मुझे लग रहा होता है कि यार अच्छा आई हैव टू बी प्रिपेयर फॉर मंडे, और मुश्किल लग रहा होता है। पहले तो 5-10 मिनट मैं अपने आप से बातें करती हूँ हाँ। भी है या नहीं, क्या अच्छा, मुझे आप काम मंडे करना है मॉर्निंग या में करती नहीं? है, मैं संडे इवनिंग में करती हूँ कि अच्छा कल से बस मैंने जाना है। तो संडे आई एंजॉय फुली टेक्निकली, कि मुझे पता होता है कि बस आज का दिन है, और उसके बाद कल से फिर एक फॉर 5 डेज इट्स लाइक लॉन्ग वीक, एंड इट बिकम्स वेरी हार्ड टू कम बैक ऑन द ट्रैक अगेन। अच्छा, आपके लिए कितना मुश्किल है? ज्यादा मतलब ये मंडे जो होता है, मंडे ट्यूसडे, ये मेरे रेस्ट के दिन होते हैं, रेस्ट के दिन होते हैं। हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो ये हम जो है ना, अभी मैं रात को जो है वहां से 2 बजे उठा गा के, तो इनकी कॉल आ गई, मैं यार क्यों मरवाते हो मुझे। वैसे अच्छा, आप अपनी आवाज का अपना ख्याल रखना तो इट्स वेरी तो इंपॉर्टेंट। मैं रखता हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं कि सुबह सुबह इंसान का जब उठता है वो, तो वो एक सिंगर का जो एक होता है ना, दोपहर में जाके उसकी सुबह होती है, जब रवा होती है, खाना शाना खाया, मैं तो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। तो मंडे मेरे लिए रेस्ट का डे होता है, लेकिन मैं रिस्क लेता हूँ, मुझे शौक है और मजा आता है। तो मौसम जैसे बदलता है तो सबसे पहले तो आपके गले को फटता है, तो ये तोहफा आपको मिल जाता है जब गर्मी आ रही हो, जब भी मौसम चेंज हो रहा हो, नजर जुकाम तो कांस्टेंट है। तो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ? क्या करते हैं? अपनी आवाज तो आपने खराब होने नहीं देनी। मेरा ये मानना है कि अगर मैं वहम करूंगा कि मेरी आवाज खराब है, ये है वो है, तो वो हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं सोचूंगा कुछ है ही नहीं, तो सामने वाला पहचान भी नहीं सकता मुझे, क्योंकि मैं अपनी आवाज को उस कंट्रोल में गाता हूँ। अगर मेरा गला खराब है, बिल्कुल खराब है, लेकिन मैं उस कंट्रोल में गाऊंगा, सामने वाला पहचान भी नहीं पाएगा कि इसका गला खराब है, मुझे ही पता होगा। तो मैनेज करना पड़ता है। आप उसे ऑब्वियस नहीं करते कि हाँ जी मेरी तबीयत खराब है या मेरा गला खराब है, ताकि आपको पता ही ना चले। अभी अब समटाइम फासले पे हैं, बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, किसी को पता थोड़ी कि ले जाओ यार। तो मेरा ये मानना है, मतलब मुश्किल सिचुएशंस को टैकल कर लेते हैं इजीली। मजा आता है इन चीजों से, बस बहुत ज्यादा। मतलब अच्छा, एडवेंचरस हैं आप या नहीं है? हाँ, काफी ज्यादा हूँ, शौक है मुझे। लग तो रहे हैं वैसे मुझे इस चीज का। रिस्क लेने वाले इंसान। बहुत ज्यादा। अच्छा नादिया, आप क्या कहेंगी? आपको लगता है कि आर यू एडवेंचरस? नो, आई डोंट थिंक सो। ओके, ठीक है। I मैं don't think बिल्कुल so, नहीं, आई कैन रिलेट। मैं बिल्कुल नहीं हूँ एडवेंचर। हाँ, थोड़ा थोड़ा शौक होता है, आई मीन, लेकिन वो शायद आई डोंट नो, लेकिन वाकई में बहुत एडवेंचर का शौक नहीं है। ठीक है, मैं ना वैसे बहुत ज्यादा एकदम से सीरियस डिस्कशन की तरफ आना नहीं चाह रही, क्योंकि हम जिस टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे पहले मैं खुद आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके कोई फियर्स हैं, कोई फोबिया, जिन्हें हम कहते हैं कि हाइट फोबिया हो गया या एनीथिंग लाइक दैट? हर किसी को होता है। अगर मेरी फैमिली देख रही होगी तो वो वहां से घर से शाउट कर रहे होंगे, मुझे लिजर्ड से बहुत डर लगता है और शदीद खौफ आता है, मतलब रेप्टाइल से। और रेप्टाइल से? ओके ओके। आई मीन, आई कैन नॉट सी स्नेक्स। तो अभी भी पिछले दिनों हम ये DHA में जो जू स्टार्ट हुआ है, हम गए हैं, तो वो मैं स्नेक वाले पोर्शन में नहीं जा सकी हूँ, मैंने नहीं देखा। आप बियर ही नहीं कर सकती? बियर नहीं कर सकती, या मैं अपने आप को बहुत चैलेंज नहीं करती, क्योंकि मुझे वो लिजर्ड का इतना ज्यादा होता है, और वो डेफिनेटली वो सब लोग यही कहते हैं, इतनी सी है क्या कहती है, मगर उसको देख के वो जो एक कराहियत सी फील होती है, या वो कि आपकी चीजों में से चल रही है कुछ इस तरह, तो वो मुझे बहुत ज्यादा है। तो वो फिर इस वजह से वो मेरा ख्याल है बहुत लोगों को होता है, लेकिन अक्सर जब कोई मुझसे पूछता है, क्योंकि जब मैं सेशंस ले रही होती हूँ, आई स्टिल रिमेंबर आई वाज टेकिंग अ सेशन और मेरे पीछे लिजर्ड आ गई ना, तो वो सामने क्लाइंट बैठा था, मैं उठ के वहां भाग गई। क्लाइंट मुझे देख रहा है कि ओके, एवरीबॉडी हैज एंड बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट वी आर ह्यूमन। तो मैं बहुत प्रमोट करती हूँ कि हम भी ह्यूमन हैं, मैं भी ह्यूमन हूँ, मिस्टेक्स कर सकती हूँ, गलत कर सकती हूँ, फियर्स हो सकते हैं। हाँ, फियर्स हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं। थोड़ा सा जो एज है ट्रेनिंग का, वो ये है कि आई एम अवेयर ऑफ दैट, कि क्या इनसिक्योरिटीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीजें गलत हैं, क्या चीजें सही हैं। और डेफिनेटली मेरी लाइफ में सब, बल्कि किसी भी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या किसी भी प्रोफेशनल की लाइफ में सब कुछ बेस्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल। अगर कोई हार्ट सर्जन है तो उसे हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल। तो वो ये कि मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं जो मेंटल हेल्थ को डील करते हैं, लेकिन डेफिनेटली हमारी थोड़ी सी अवेयरनेस ज्यादा होती है, और फिर हमारी ट्रेनिंग्स हमें काफी ज्यादा वो सपोर्ट करती हैं, और हमारी जो रेजिलियंस है वो हमारी ट्रेनिंग डेवलप कर देती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फियर्स का बताएं आप, तो फियर्स हैं आपके? कोई खौफ, कोई डर किसी चीज का? बहुत लगता था डर, मतलब आज किस से चीज का डर लगता था आपको? मुझे रात को ना खौफनाक से ख्वाब आते थे,
तो मैं अपने अब्बू से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, अब भी करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता था कि कोई ना मुझसे उनको छीन रहा है और बहुत बुरे ख्याल आते थे। तो मैं जब भी मतलब ख्वाब टूटे तो अब्बू का नाम लेता था, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये वो तो बहुत ही ऐसे अजीब से ख्वाब, डरना जैसे कोई उनको उठा के ले जा रहा है। जब आपकी कोई कीमती चीज हो ना, आपके दिल के बहुत करीब हो, तो उससे अगर कोई आपसे दूर करे तो बहुत ज्यादा जो है ना, तो इस तरह से मैं डरता था। लेकिन अब तो मैं नहीं डरता, अब नहीं डरते, किसी से भी नहीं डरता सिवाय अल्लाह के, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी से भी नहीं डरता। सम टाइम ऐसी जगहों से भी गुजरना पड़ता है जहां कोई सोचे भी ना, लेकिन मैं मस्त इतना होता हूँ अपनी इसमें और म्यूजिक में, तो मुझे पता ही नहीं चलता क्या। तो अक्सर औकात ऑब्वियसली कोई इवेंट्स होते होंगे या कहीं किसी भी फेस्टिवल से आप रात को लेट घर आते होंगे, तो कभी डर नहीं लगता रास्ते में कभी 2 बज गए 3 बज गए? मैं एक जगह से गुजरा था एक दफा, मतलब 3 बजे, तो उसका जो एक मतलब कब्रिस्तान आता है वो, तो वो उसका एरिया इतना बड़ा है कि मतलब वो काफी ज्यादा है, आधा किलोमीटर तो होगा। तो समटाइम वहां से गुजरना पड़ता है। लेकिन मेरी हमेशा यही से सोच रही है कि हमने भी वहीं जाना है और असल जो मकाम है वहीं पे है। तो वो भी लोग हमारी तरह थे, वो भी कभी यहाँ से गुजरा करते थे, आज वो वहीं है, तो डरना चाहिए। कल को हमने उनके साथ जाकर मिलना है, तो ये चीजें इंसानों को सोचनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। ब्रेक पर चलते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं असद से और गाने भी सुनते हैं और जो हमारी आज की डिस्कशन है उसको स्टार्ट करेंगे। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रूही एट 10। एक दफा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम सुन रहे थे असद आलम की खूबसूरत सी आवाज में खूबसूरत सा गाना, जो कि वाकई बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह। और आगे भी मजीद गाने हम इनसे सुनेंगे इनकी प्यारी सी आवाज में। नादिया फहीम हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोथेरेपिस्ट। बात करते हैं आज हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के हवाले से। माय वेरी फेवरेट टॉपिक, जिस पर जितनी बात की जाए आई थिंक कम है, और बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन वी कैन कवर अप द मेजर थिंग्स। तो क्या कहेंगी वैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है? कहने के लिए तो बड़ा आसान है कि जी पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली दिस इज? माजबीन, ये सेट ऑफ पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म हमारे साथ चल रहे होते हैं। जैसे मैं आपको सिंपली ऑडियंस को बताती हूँ कि अगर आप अपने किसी बच्चे को देख रहे हैं, वो 13, 14, 15 ईयर्स के बाद बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, ठीक है, और मुसलसल एग्रेसिव होता जा रहा है, और आपका कोई भी समझाना या उसका साथ किसी तरह भी डीलिंग उसके एग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर रही, वो अकेला होता जा रहा है, या डिफरेंट ऐसे बिहेवियर्स उसमें आ रहे हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है। और आपको बाकी लोगों के साथ जब आप एक फैमिली या गैदरिंग में होते हैं, आपको वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो इसका मतलब है कि ही इज गोइंग टूवर्ड्स द पर्सनालिटी डिसऑर्डर स्टफ वाली चीज़ पे। तो उसको हमें आइडेंटिफाई डेफिनेटली, जब वो हम प्रोफेशनल्स के पास आते हैं तो हम उसको बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरिया से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन ये एडोलेसेंस में या लेट अर्ली चाइल्डहुड के बाद, लेट चाइल्डहुड के बाद और एडोलेसेंस में ये स्टार्ट हो जाता है। ओके, तब ये स्टार्ट होता है, तब ये नॉर्मली स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसमें ना पर्सनालिटी डिसऑर्डर के 3 क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी, जिसमें डिफरेंट तरह की चीजें आती हैं। जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आता है, अवॉइडेंट पर्सनालिटी है, इसके अलावा नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी है, और शीज़ॉइड पर्सनालिटी है। ये सारी जो मतलब डिसऑर्डर्स हैं क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी में के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो इसके जो फैक्टर्स हैं, या जिसे कह लो इसकी कॉजेज जो हैं, या किस वजह से ये होता है, इसमें कोई बहुत डेफिनेट नहीं है, लेकिन कभी जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड है, बहुत लॉन्ग टर्म कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर भी आपको पर्सनालिटी, क्योंकि आपका पहले बिहेवियर चेंज होना शुरू होता है, फिर वो सेट ऑफ मतलब बिहेवियर टेम्पररी से परमानेंट चेंज में चला जाता है। आप वो सेट ऑफ बिहेवियर सीख लेते हैं और कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। एग्जैक्टली। पहले हम उसको, जब 18 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, जो एडल्ट नहीं होते, जिन्हें हम जूनियर बोलते हैं, उनमें हम पर्सनालिटी ट्रेट्स बोलते हैं, डिसऑर्डर नहीं बोलते कि ये पर्सनालिटी डिफिकल्ट पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। मगर जब वो आपकी पर्सनालिटी का बिल्कुल हिस्सा बन जाते हैं, यू कांट गेट रिड ऑफ, जानते बूझते हुए भी, एग्रेसिव जो एग्रेशन है वो भी इसमें आता है। इसमें जो हम सबसे टेक्निकल चीज़ है, जैसे बाइपोलर हो गया, डिप्रेशन हो गया, या हम कह लें पैनिक अटैक्स हो गए, वो ना आइडेंटिफाई हो जाते हैं।
और स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या जो साइकोटिक्स हैं वो सारे आइडेंटिफाई हो जाते हैं। हम कह देते हैं कि अच्छा इस इंसान को ये प्रॉब्लम है और हम प्रोफेशनल्स के पास भी ले जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास भी ले जाते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो मेरी प्रैक्टिस में मैं ऑब्जर्व करती हूँ, बहुत सारे लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में होते हैं, दे आर सफरिंग विद इट, लेकिन उसको ना वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं और ना ही उनको प्रोफेशनल हेल्प मिलती है। रिलेशनशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन पेरेंटिंग। अब पेरेंटिंग इतनी मज़ेदार चीज़ है कि हम कहते हैं पेरेंट्स कभी गलत नहीं हो सकते। तो सम टाइम व्हेन अ पेरेंट, एनी ऑफ द पेरेंट, चाहे वो मदर है चाहे वो फादर है, अगर उनमें कहीं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ट्रेट्स थे या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो वो पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको अफेक्ट कर रहा होता है। बिल्कुल। तो ये जब इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और ये हमारे डेली बिहेवियर पैटर्न्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि हमें बस ये लगता है, आपने अक्सर सुना होगा कि बस वो शख्स बहुत अच्छा है मगर गुस्सा बहुत करता है। हाँ। और जैसे मैं आपको पहले भी कह रही थी कि ऐसा गुस्सा जिसमें मैं आपके साथ अगर एक मेरी फ्रेंडशिप है या जान पहचान है, मैं आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करके आई एम कंफर्टेबल, आई डोंट फील एनी गिल्ट, आई डोंट फील बैड अबाउट इट, तो वहाँ में उसका मतलब है कि वो जो शख्स है कहीं ना कहीं उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि कहीं वो किस चीज़, मतलब इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में फॉल तो नहीं कर रहा, चाहे वो नार्सिसिस्टिक ही हो, हाँ, चाहे वो बॉर्डर लाइन हो। ठीक है, तो बॉर्डर लाइन जो है वो एक बहुत मेजर बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक बहुत मेजर डिसऑर्डर है जो बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। यानी दिस इज वेल नोन, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और उसमें जो सबसे ज़्यादा 2-3 जो उसके मतलब उसकी जो मेजर चीज़ें हैं, एक वो रिलेशनशिप में रिलेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा, और जो इंटरपर्सनल यानी कि माई रिलेशनशिप विद माई ओन सेल्फ, वो भी बहुत ज़्यादा पैथेटिक होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है। तो जिन लोगों की बहुत लो सेल्फ एस्टीम होती है वो भी मतलब बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये हमारी डेली लाइफ में इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है, उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज होता है कि अगर मैं आपके साथ अच्छी हूँ तो मैं एक्सट्रीम अच्छी हूँ, आई एम मेकिंग प्रॉमिसेस, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। या हार्ड वर्क में भी, अगर मैंने अपने प्रोफेशन में काम करना है, वन डे आई एम थिंकिंग ऑफ कि मैं दुनिया अचीव कर लूंगी, एंड द अदर डे आई एम सो डाउन दैट आई थिंक दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये जो इतना फ्लक्चुएशन है आपके बिहेवियर में, ये मतलब ये बॉर्डर लाइन को टच करता है। फिर इसके बाद अगर मैं रिलेशनशिप में भी, मतलब अगर मुझे किसी बात का इजहार करना है, एंशियस बहुत होते हैं, मेरा पार्टनर मुझे छोड़ जाएगा, पेरेंट्स छोड़ जाएंगे, अगर जो भी मेरे कोलीग्स हैं दे आर डूइंग समथिंग बैड फॉर मी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम डेली रूटीन में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। वेन एवर कोई भी इंसान जिसके साथ खुद भी ऐसा हो रहा है या आप अपने लव वंस में भी देखें कि दे कांट गेट रिड ऑफ इट, कि जितनी मर्जी उनको फेलियर मिल रहा है, जितना मर्जी वो तंग हो रहे हैं, शादी ख़त्म हो रही है, बच्चे तंग हो रहे हैं, रिलेशनशिप खत्म हो रहे हैं, बट दे कांट गेट रिड ऑफ देयर पैटर्न, देन दे डेफिनेटली थिंक अबाउट इट डीपली और उनको उसमें फिर प्रोफेशनल हेल्प। अच्छा नाज़िया, व्हाट डू यू थिंक, आपको नहीं लगता कि हर दूसरा बंदा फिर इस चीज से सफर कर रहा है? हर दूसरा बंदा तो मैं मतलब देखो बहुत सारे, वी आर ऑल फ्रस्ट्रेटेड समहाउ डेफिनेटली वी ऑल आर फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन देखो मैं इसको बॉर्डर लाइन में डायग्नोज में नहीं डाल सकती, नहीं। लेकिन डेफिनेटली हम सबके कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे हम ट्रिगर हो रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि आपका ना अवेयरनेस होना जरूरी है कि मैं किस चीज़ से तंग हो रहा हूँ और जिस चीज़ से मैं तंग हो रहा हूँ वो मुझे कितना अफेक्ट कर रही है, मेरा चाइल्डहुड मुझे कितना अफेक्ट कर रहा है। ये जो आपने बात की ना कि हम सारे कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, तो हम सबका जो अपना बैगेज है ना, जो चाइल्डहुड हम उठा के, या बैगेज, इमोशनल बैगेज जो हम उठा के चल रहे होते हैं ना, दैट रियली अफेक्ट अस ऑन डेली बेसिस। अभी अगर मैं अपने घर से ड्राइव करते हुए यहाँ आ रही हूँ और मैं ड्राइव करते हुए 4-5 लोगों के साथ लड़ते हुए, या खातून हूँ लड़ नहीं सकती तो झुंझलाती भी आ रही हूँ, गुस्सा करती भी आ रही हूँ, या मेरे साथ जो लोग बैठे हैं अगर गाड़ी में वो मेरी वजह से तंग हो रहे हैं, मैं बुरी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, या मैं कोई बहुत सारी चीजें, इवन माई रिलेशनशिप विद मनी, माई रिलेशनशिप विद पीपल, माई रिलेशनशिप विद मैनिपुलेशन, माई रिलेशनशिप विद जॉब, कोलीग्स, ये जो सारी चीजें हैं, ये अगर उसमें मेरा बैगेज मुसलसल मुझे तंग कर रहा है, या ऐसी कोई चीज़ है, देखो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं या हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, जी मुझे, आपको कोई कहता है आपको गुस्सा आता है, तो अच्छा मुझे किस वजह से आता है, देन यू स्टार्ट ट्राइंग टू कंट्रोल इट कि अच्छा मैंने गुस्सा नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, जब तक तो वो ठीक है,
लेकिन अगर आप करने के सोचने के बावजूद, अवेयरनेस के बावजूद वो आपको इतना तंग कर रहा है, ठीक। तो वो फिर डेफिनेटली ठीक है, उन लोगों का क्या मतलब, ये बिहेवियर जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ, वो में फॉल करते हैं जो ये कहते हैं कि दिस इज हु आई एम, डील विद इट, एंड दोज हु आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। हाँ, तो उनका शुमार किधर होता है? उनका शुमार डेफिनेटली थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक की तरफ हम जाते हैं कि मतलब उन्हें ये लगता है कि, लेकिन नार्सिसिस्टिक दे आर टू मच विद देमसेल्व्स, उनको सिर्फ अपना आप नजर आ रहा होता है, सेल्फ सेंटर्ड भी नहीं, मतलब दे ऑलवेज प्रेज देमसेल्व्स, दे ऑलवेज सी देमसेल्व्स, और उनको लगता है कि बस सब कुछ वही है, तो वो अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से भी कोई क्रिटिसिज्म, कोई डिफेंसिवनेस बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, यानी ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि यस आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, यहाँ पर मेरी गलती है, हाँ मेरी गलती है। और अभी ये हमारा ना जो एक सेल्फ केयर और थोड़ा सा सेल्फ एक्सेप्टेंस का जो हम लोगों ने जब अवेयरनेस आ रही है, तो आपका जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं बहुत सारा देखती हूँ और वाकई हमने बड़े मजे का कॉन्सेप्ट बना लिया है कि दिस इज हु आई एम, जस्ट हाँ मैं तो ऐसी, मुझे तो बस ऐसे गुस्सा आता है। तो उसमें यह है कि आपको ये देखना होता है कि आप किन रिलेशनशिप को मतलब लूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आप किन लोगों को लूज कर रहे हैं, इस चीज का एहसास होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको ये कहा ना कि इफ आई से कि माजिबीन आप मेरी फ्रेंड हो, या ठीक है मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें कहती हूँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा स्पाउस है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, जब मैं ये कहती हूँ ना कि आई टेक केयर ऑफ यू, या ये कि मेरा आपका ये रिलेशनशिप है, तो उस रिलेशनशिप की डेफिनेटली कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं। बिल्कुल। तो इफ आई एम हर्टिंग यू ऑन एक्सट्रीम लेवल, मैं आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रही हूँ, मैं जब गुस्सा कर रही हूँ या टोंट कर रही हूँ, या फिर व्हेन आई एम बीइंग वायलेंट। हाँ, व्हेन आई एम बीइंग वायलेंट। ठीक है, इस हवाले से मजीद बात करें, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, कहीं ना कहीं हम सब अपने जिंदगियों से रिलेट कर रहे होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रूही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहते हैं। नादिया फहीम हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोथेरेपिस्ट, और उनके साथ असद आलम सिंगर हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही खूबसूरत सा गाना, एक और गाना इनकी खूबसूरत सी आवाज में, और अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी और भी गाने हमने इनसे सुनने हैं, और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा और चलता रहेगा इंशाल्लाह। नादिया फहीम से बात हो रही थी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के हवाले से, और फिर डिस्कशन के दरमियान में जिक्र हुआ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। क्या है ये, डायग्नोसिस कैसे, आइडेंटिफिकेशन कितनी मुश्किल होती है, कितना चैलेंजिंग है इसको डायग्नोस करना, आइडेंटिफाई करना, और फिर ट्रीटमेंट की जाने बढ़ें तो क्या ट्रीटमेंट है, कौन सी थेरेपीज हैं यूजफुल, इफेक्टिव साबित हो सकती हैं। जी नादिया, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, हम बॉर्डर लाइन की बात कर रहे थे, तो बॉर्डर लाइन में सबसे पहले जब आपको ये लगता है ना कि मेरा एग्रेशन, या आप अपने इर्द गिर्द किसी को देखते हैं जिसका एग्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, जिसमें उसके एग्रेशन से वो दूसरे को इतना नुकसान पहुंचाता है, चीज़ें उठा के फेंकता है, या अगर जितना मर्जी आप उनके साथ बात कर लें या वो भी अपने एग्रेशन को एड्रेस कर लें, जब गुस्सा आता है तो वो पीक पे होता है, और जब वो सबमिसिव होने पे आते हैं तब भी वो पीक पे होते हैं। तो बोथ एंड्स है ना, ठीक है। और इसके बाद ये है कि व्हेन दे सी देमसेल्व्स दे डोंट फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, और अपने इर्द गिर्द के लोगों पे दे आर अनएबल टू मेक ट्रस्ट कि ये मेरे साथ है, ये मेरे सिंसियर लोग हैं, या मतलब उनकी हर चीज शिफ्ट होती रहती है, उसका कोई परमानेंट उनका एक एग्जिस्टेंस नहीं होती कि अच्छा वो एक ओपिनियन बनाते हैं और फिर परमानेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो वो लोग जो हैं तकरीबन बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में फॉल कर रहे होते हैं। उनके रिलेशन पेरेंटिंग में दे हैव abusively control their children। हाँ, बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, स्पाउस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उनकी सेल्फ वर्थ को कंट्रोल करते हैं। तो और ये सब कुछ वो मतलब दे थिंक दैट दे आर डूइंग इट फॉर देम, दे थिंक अच्छे के लिए, उनके भले के लिए, इनको कुछ नहीं पता, इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं। एंड देन वन मेजर फैक्टर ऑफ बॉर्डर लाइन इज के वो बहुत ज्यादा वो होते हैं, ब्लेम करते हैं, बहुत ब्लेम थ्रो करते हैं। मैं तो सिर्फ आपकी वजह से कर रहा था, मैं तो ये सिर्फ, या आपने इस तरह कहा था, या फॉर एग्जांपल मैं आपको इतना इरिटेट करूं कि आपको गुस्सा आ जाए, और फिर मैं आपको कहूं कि आप माजिबी आप गुस्सा क्यों कर रही हैं, ठीक है, आपने मुझे कहा है कि नदिया मुझे ये चीज नहीं पसंद, और मैं आपके इर्द गिर्द डेली बेसिस पे वो काम कर रही हूँ, और जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्सा क्यों कर रही हैं, आप कितना गुस्सा करती हैं। So I make you feel bad about everything। और सारा ब्लेम, सारा जो बैड ऑब्जेक्ट है वो मैं आप पे थ्रो कर रही हूँ। तो ये सारा कुछ बॉर्डर लाइन कर रहे होते हैं। तो जब आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मतलब वी आर सो हैबिचुअल ऑफ
टॉलरेटिंग द toxic बिहेवियर, things. हाँ, Yes. टॉलरेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, कि हम लोग उसको मतलब उस पर बात नहीं करते उसको ना, प्रॉब्लम ही नहीं कंसीडर प्रॉब्लम ही कंसीडर We नहीं think this करते। is normal. आई मीन अगर मैं मुश्किल लाइफ गुजार रही हूँ तो मैं कहूँगी अच्छा कोई बात नहीं, मेरे अब्बा ऐसे ही थे, मेरी अम्मा ऐसे ही हैं, या मेरा स्पाउस ऐसे और ये ही है। जनरेशन में चलता ये रहता है। जनरेशन में चलता रहता है। तो अगर अभी किसी को, आपको, आपके इर्द गिर्द किसी को है, या आपको खुद को लगता है हाँ। कि मेरा मूड रेगुलेशन ठीक नहीं है, मैं लोगों को हर्ट कर जाता हूँ, फिर मैं सॉरी कर रहा होता हूँ, ये लोग एक दफा हर्ट करते हैं, बाद में फिर सॉरी 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 हो रहा होता है, उसके बाद फिर दोबारा हर्ट करते हैं, फिर सॉरी हो रहा होता है। एंड बिलीव मी, दे कांट कंट्रोल इट। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उन लोगों के लिए बुरा सोचना शुरू कर दें, और होता यही है, हम उनसे इतने तंग आ रहे होते हैं कि हम फाइनली वी स्टार्ट थिंकिंग बैड अबाउट देम। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज होता है दे डिड रॉन्ग, दे डिड रॉन्ग, बट दे आर अनएबल टू कंट्रोल ठीक है, दैट बिकॉज conclude इट इज अ करते हैं। डिसऑर्डर। ठीक है, कंक्लूड करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन हम इसको कंक्लूड करते हैं विद थेरेपी। थेरेपी, हाँ। इसमें यह है कि जब आप प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाते हैं, तो अगर सीबीटी काम कर रही है, Okay. या साइको एनालिसिस काम कर रहा है, ठीक है। या इसके अलावा जो है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक बहुत अच्छी थेरेपी है, जिसमें हम ओल्ड स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, न्यू ठीक है। पैटर्न सिखाते हैं। तो उसमें कहाँ से ये चीजें आ रही हैं, और उनको उनके पैटर्न्स के बारे में आइडेंटिफाई करवाना, और उन अवेयरनेस क्रिएट Okay. करना, एंड देन हेल्पिंग देम कम आउट ऑफ दैट। ठीक है। और अगेन माजवीन, सबसे आखिरी बात Yes. मैं फिर कहूंगी कि दे आर नॉट डूइंग इट ऑन देयर लाइक फॉर पर्पस। मैं कहूंगी अगर फॉर पर्पस भी कर रहे होते हैं, दे कांट गेट रिड ऑफ इट। तो रादर हेटिंग दोज पीपल, रादर ब्लेमिंग help दोज करें। पीपल, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनकी हेल्प करनी चाहिए जरूर। और बहुत अच्छा पैगाम दिया है आपने, यही पैगाम मैं देने जा रही थी। अब ब्रेक पर चलेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। एक दफा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पिछले सेगमेंट की तरह ही डिस्कस होने जा रही हैं। हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के हवाले से। हेट स्पीच की हम बात करते हैं, एक्सट्रीमिज्म की हम बात करते हैं, रिलीजियस हार्मनी की हम बात करते हैं। डिस्कशन हम इस पर बहुत करते हैं। इंप्लीमेंटेशन की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। कैसे हार्मनी पैदा की जा सकती है, कैसे पीस को प्रमोट किया जा सकता है, कैसे अमन को फरोग दिया जा सकता है, मीडिया का इसमें क्या किरदार है, रियासत का क्या किरदार है, हम आम शहरियों का क्या किरदार है, इस हवाले से डिटेल में बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिनसे बात करेंगे वो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले गेस्ट जो हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम का, हमारे सेगमेंट का हिस्सा बने हैं, उनके तारुफ की जानिब बढ़ती चलूं। प्रोफेसर अब्दुल माजिद भट्टू साहब, मुमताज मजहबी इस्लामिक स्कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। कैसे शुक्रिया, हैं? बेहद शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान, बिल्कुल। माशाल्लाह। बहुत सारी चीजें जो कि हमने आपसे डिस्कस करनी है, कुछ जो नॉलेज है वो आप हमें प्रोवाइड करेंगे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से। और दूसरे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, पास्टरल इमानुअल तबस्सुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदामंद का शुक्र है। बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, जिंदगी खुदामंद ठीक की चल रहमत रही है? है, उसका फजल है माशाल्लाह। आपके दरमियान आज हमें देख रहे हैं सामीन, और खुदामंद की तारीफ हो और तमाम के लिए नेक ख्वाहिशात। बहुत खूब। अपने इस सेगमेंट का आगाज करते हैं, बात करते हैं हेट कंटेंट, हेट स्पीच से अपने सेगमेंट का आगाज करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या समझते हैं कि शहरियों का कितना किरदार होना चाहिए, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं कि हम हेट स्पीच को कंट्रोल कर सकें, इसको प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट कर सकें, खत्म कर सकें। इस हवाले से अब्दुल माजिद भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं मनफी मवाद के हवाले से। क्या कहेंगे कि कैसे एक महज़िब शहरी होने के नाते हमारा क्या किरदार है, कितने रिस्पॉन्सिबल हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका, आपके पूरे अदारे और इंतज़ामिया का बेहद मशकूर हूँ कि बेहतरीन मौजू पर नाजरीन और सामीन से मुखातब होने का बेहतरीन मौका फराहम किया। आपने हेट स्पीच के हवाले से पूछा। ये जिस नेमत अल्लाह की दी हुई रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम बैठे हैं, इसमें हेट स्पीचेस के बाकायदा कानून मौजूद हैं, और ये रियासत दुनिया की दूसरी नज़रियाती रियासत है। ये चीज़ें इसकी इब्तदाई मुसव्वदे में भी शामिल हैं। जब इसका मुसव्वदा तैयार हुआ, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया था कि यहाँ का निज़ाम क्या होगा, यहाँ के नज़रियात क्या होंगे, तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि नज़रियात तो 1400 साल पहले लिखे जा चुके हैं, वही होंगे,
कोई नया नज़रिया नहीं होगा। और नज़रिया क्योंकि ये दुनिया की पहली रियासत मदीना जो नज़रियाती रियासत है, उसी के तर्ज पे बनने वाली दूसरी नज़रियाती रियासत है, तो यहाँ का भी नज़रिया और कानून वही था जो मदीना रियासत का। बिल्कुल। तो मदीना की रियासत में जो पहला मसवदा तैयार हुआ, जो पहला कानून तैयार हुआ, जिसको हम मिसाक मदीना के नाम से याद करते हैं और पूरी दुनिया इसको जानती है कि मिसाक मदीना दुनिया का पहला तहरीरी सबसे बड़ा मुआहदा है। और उस मुआहदे में जो कुछ दूसरे मज़ाहिब के लिए किया गया, जो वहाँ के रहने वाले थे, जो मदीना के रहने वाले कबीले थे, हालांकि वो दुनिया के बड़े उस वक़्त के अमीर तरीन और अफरादी कुव्वत से बड़े कबीले थे, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु कैनका, ये इतने बड़े कबीलों के साथ मुआहदा करना, हमारे पास दो कबीले औस और खजरज की सूरत में जो मक्का से मुहाजिर जाके मदीना में गए तो उनके लिए अंसार ठहरे, और मुहाजिरीन और अंसार का हजूर ने रिश्ता बनवाया यूं हाथ में हाथ दे के, जिसे रिश्ता मुआखात के नाम से दुनिया याद की करती है। तो उस मुसव्वदे में भी ये चीज़ें शामिल थी कि किसी के मजहब की इबादतगाह को गिराया नहीं जाएगा, बल्कि उसका तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी होगी। किसी को उसकी इबादत से रोका नहीं जाएगा, बल्कि मस्जिद नबवी में आके नजरान का वफ़द जो इबादत करता है, सूरह आल इमरान की इब्तदा और उसका पस मंज़र और उसका शान नज़ूल देखें तो सब चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि वो मस्जिद में आए वफ़द पूरे का पूरा, जबकि वो मजहबन मुसलमान नहीं थे, उनको इबादत की भी इजाज़त हुई। ये सारी चीज़ें उस मसवदे में शामिल, इस्लामी नज़रियाती ये जो हमारी रियासत है इसके नज़रिए में शामिल। फिर उसके बाद 73 का आइन आता है जी। तो उस आइन में शामिल। हाँ जी। यानी हम बाइतबार मजहब के और बाइतबार रियासत के कानून के जी। हम सब पे ये फर्ज है ये चीजें। अब ये हेर स्पीचेस वाला मामला और इससे आगे तशद्दुद बढ़ना, हाँ जी। इससे आगे फिरका वारियत बढ़ना, ये क्यों हुआ? हम ये समझते हैं कि तमाम तर जिम्मेदारी रियासत की होती है कि हम अपने दरवाजे को साफ ना करें, ये रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत की जिम्मेदारी होती है, मानते हैं, तहफ़्फ़ुज़ देना सब चीजें, लेकिन जब तक हमें ये सोच नहीं आएगी, हम बेहतरीन शहरी नहीं बनेंगे और रियासत को मजबूत नहीं करेंगे, तो रियासत कैसे मजबूत होगी? ठीक है। अब हेड स्पीचेस अगर हमारे इलाके में, हमारे मिंबर और मेहराब पर, हमारी क्लासेस में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे मदारस में जी। कोई आदमी फिरकावारियत फैला रहा है या किसी दूसरे को बुरा कह रहा है, तो सब शहरियों पर यह फर्ज है बिल्कुल कि वो कानून का सहारा लें। कानून में ये चीज मौजूद है, जाके बताएं भाई हम तो सुकून से रह रहे हैं, तो ये लोग कौन आ गए जो आके फिरका वारियत और हमें आपस में बाइतबार मजहब, बाइतबार लिसानियत और बाइतबार इलाकाई बिल्कुल रंजिशें, इस हिसाब से हम में जो नफरत डाल रहा है, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने मुतलका इदारों को इत्तला दें कि ये इस तरह हो रहा है। ठीक है। थोड़ा समझे कि ये हुआ क्यों? ये हुआ क्यों? क्योंकि दुनिया में किसी भी मजहब का आलिम, दुनिया में किसी भी मसलक का आलिम कभी मुतशद्दिद नहीं होता। जी। इल्म हमेशा इत्तेफाक सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है। मगर ये हुआ इस तरह कि इस रूप में, उलमा के रूप में कुछ लोग थे जो मिंबर और मेहराब पे मौजूद थे, जिनकी जहालत की बुनियाद पर यह हुआ मेरी रियासत के आलिम दुनिया के अच्छे आलिम, दुनिया के काबिल आलिम हैं और ये पूरे खित्ते के काबिल उलमा हैं, मेरी रियासत का आलिम, उसका ताल्लुक किसी मसलक से हो, वो शर पसंद नहीं होता, उसकी सूरत में जो आगे शर फैलाता है, उसकी रोकथाम के लिए। बिल्कुल ठीक ठीक है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। पास्टर इमानुअल तबस्सुम हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं शिद्दत पसंदी के हवाले से, इसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे हम इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो माशरा है इसमें जितनी भी कौमें और कबीले
रंग और नस्ल के लोग रह रहे हैं, एक तो ये बात हमें समझने की जरूरत है कि हमारा क्रिएटर जो है ना जी वो एक है, वो खुदा है। और दूसरी बात इसमें यह है, हम सबका बाप भी एक ही है, हजरत आदम। और जब हमारा क्रिएटर एक है, हमारा बाप एक है, यानी हमारा जद्द अमजद एक है, तो फिर हम आपस में देखें, एक दूसरे की सूरत को देखें तो शक्ल शबीह में भी हम एक जैसे ही हैं। सबकी 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पांव हैं, सबका बोलने का, सुनने का, समझने का अंदाज एक है। हाँ, खित्ते की वजह से जुबान में फर्क हो सकता है, कोई बलोची बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई पश्तो बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। लेकिन जब हम इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, बिल्कुल, हम कहते हैं कि सब एक जैसे क्यों नहीं है। हम जो कायनात में तख्लीकार ने, क्रिएटर ने, मालिक ने जो किया है, खालिक ने, जी हम उसके काम में दखल दे रहे हैं बिल्कुल कि सही। मुख्तलिफ क्यों हो रहा है जी। यहाँ से फिर एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है। यस, और ये बड़ी खतरनाक बात है। बिल्कुल हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को कबूल करें। बिल्कुल सही। ये शिद्दत पसंदी इसलिए बढ़ रही है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक्सेप्टेंस नहीं है। यस, अगर हम ये कर जाएं तो फिर मोहब्बत बन जाएगी। बिल्कुल सही। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मैं आपसे यहीं पर कंटिन्यू करना चाहूंगी, बैनुल मज़ाहिब हम आंगी को कैसे हमारी सोसाइटी में आप समझते हैं कि प्रमोशन मिल सकती है, कैसे प्रमोट किया जा सकता है? ऑल्दो वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट, लेकिन कैसे अब इसको स्ट्रांगली प्रमोट करें? देखिए, इसके लिए रियासत बहुत काम कर रही है, इसके लिए बहुत सारे अदारे जो हैं वो एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। उनका अगर नाम लिया जाए तो वो बहुत सारे एनजीओज भी काम कर रहे हैं, चर्चेज इसके लिए काम कर रहे हैं, मदारिस इसके लिए काम कर रहे हैं, मजहबी स्कॉलर्स इसके लिए काम कर रहे हैं, और मजहबी जितने उलमा हैं वो किसी भी तौर से हैं, वो इसमें एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। बिल्कुल सही। और वो अपनी राया को, अपने लोगों को, उनके जो पैरोकार है, फॉलोअर्स हैं, उनको बता रहे हैं जी कि जो मजहब की तालीम है, अब देखें सब मजहब को देख ले तो फिर कहेंगे सब एक है। अब मसीहत के अंदर इस कदर भाईचारे और मोहब्बत की बात की गई। यीशु मसीह से एक फरीसी ने पूछा कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, तो यीशु मसीह ने फरमाया कि अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और दूसरा इसकी मानना यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। अब पड़ोसी से मुराद जो नेबर है वो ये नहीं कि जिसकी दीवार के साथ दीवार है, वो हर दूसरा शख्स हमारा नेबर है, हमारा पड़ोसी है, और हमें उसके साथ मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ हमें पेश आने की जरूरत है। तो ये इंटरफेथ की जो सबसे बड़ी कड़ी है ना, वो मोहब्बत है। ठीक है, अब्दुल माजिद भुट्टो साहब आपसे ही बात करना चाहूंगी इस हवाले से। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बात करें या बैनुल मसालिक हम आहंगी की बात करें, क्या कहेंगे आप कि हम शहरी इसमें कितना किरदार अदा कर सकते हैं इसको प्रमोट करने में? जो शहरी होता है ना, उसी का ताल्लुक मजहब से होता है। बिल्कुल, क्योंकि मजहब इंसान के लिए है, बाकी जितनी मखलूक है वो तो इसकी ज़रूरत है, अशरफुल मखलूक की ज़रूरत है। असल मखलूक ये इंसान है और इसी का ताल्लुक मजहब से है। सही। और इसी ने धरती को पुरअमन रखना है, धरती बनी इसके लिए है, और धरती को अगर पुरअमन रखना है, पूरी ज़मीन को अगर पुरअमन रखना है, तो उस पर बसने वाले तमाम मज़ाहिब जो हैं उनका एहतराम करना पड़ेगा। ये मज़ाहिब वाला जो फ़लसफ़ा है, ये पूरी दुनिया जब से तख्लीक हुई, पहले 1500 साल जो हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक, ये ऐसे हैं कि जब हर आदमी अपने खालिक पे मुत्तफिक था, एक अल्लाह को मानते थे। और नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इंसानियत अपने खालिक पे मुत्तफिक नहीं हुई, अपने मालिक पे मुत्तफिक नहीं हुई, अपने राज़िक पे मुत्तफिक नहीं हुई। कोई कहता है मेरा कोई आतिश परस्त है, कोई बुत परस्त है, कोई कुछ है। तो उस वक्त से लेकर, ये कोई आज का मसला नहीं है, उस वक्त से लेकर आज तक इंसानियत अपने मालिक पे मुत्तफिक नहीं हुई, अपने माबूद पे मुत्तफिक नहीं हुई। इसके बावजूद जितने भी माबूद हैं या जितने भी मज़ाहिब हैं, उनका ताल्लुक आसमानी यानी किताब समावी से है या नहीं, उनके पास किताब इल्हामी है या नहीं। जितने भी मजहब मौजूद हैं, कोई मजहब झगड़े का दर्स नहीं देता, कोई मजहब लड़ाई का दर्स नहीं देता, कोई मजहब किसी को सताने का दर्स नहीं देता। तो हर मजहब अपने अपने मजहब पर अमल पैरा हो जाए तो हम पुरसुकून जिंदगी बसर कर सकते हैं। बिल्कुल। और इबादत के लिए, चाहे उसका मजहब किसी से ताल्लुक हो, इबादत के लिए सुकून की जरूरत है। अगर आदमी को पता है कि बाहर पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इबादत में भी सुकून नहीं। ऐसा ही है। तो अलमिया यह है कि हम मस्जिद में बाहर गनमैन खड़ा करना पड़ता है। तो ये अफसोस का मकाम है कि हम एक दूसरे को क्यों बर्दाश्त नहीं करते। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यहूदी मौजूद हैं, वो अपनी इबादत कर रहे हैं, तो हुजूर अखलाक से पेश आ रहे हैं, और दूसरे जितने भी मज़ाहिब वहां मौजूद हैं
तो हमें तो फॉलो करना है बाएतबार मुसलमान होने के बिल्कुल, अपने बिल्कुल। नबी को, बिल्कुल कि मेरे नबी का बर्ताव गैर मुस्लिमों के साथ कैसा था, जी। मेरे नबी का बर्ताव दुश्मनों के साथ कैसा था, अपनों के साथ कैसा बिल्कुल था। सही, हमारे सामने बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जिस तरह हमारे पास ये है, हर मजहब मानने वाला अपनी किताब पे अमल करे जी तो कम से कम ये दुनिया खूबसूरत बन सकती है। बिल्कुल। और अगर हम यहाँ पे बाइतबार मजहब के इख्तलाफ करेंगे तो दुनिया में 8 मजाहिब हैं बड़े, तो मैं एक का पैरोकार हूं तो दूसरे 7 को अगर मैं बुरा कह रहा हूं तो इसका मतलब है मैं 7 बंदे अपने मजहब के लिए तैयार कर रहा हूं जो मेरे मजहब को बुरा कहेंगे, बिल्कुल क्योंकि मैं अगर उनके मजहब को बुरा कहूंगा तो वो क्यों मुझे अच्छा कहेंगे। ऐसा ही है। तो मैं अगर अखलाक से पेश आऊंगा, अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करूंगा तो मेरे मजहब के लिए अखलाक का चुनाव बेहतर करेंगे। बिल्कुल प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम इनके झूठे खुदाओं को गाली मत दो क्योंकि ये तुम्हारे सच्चे खुदा को देंगे। जब हमारे नबी का फरमान ये है कि सबको बर्दाश्त करो और फिर अल्लाह का फरमान है कि तुम जो मेरे अलावा पुकारते हैं उनको गाली न दो, सही, बिल्कुल खुद सही। खुद बनाने वाला ये मना कर रहा है, तो हमने इन मजाहिब के साथ उस तरह रहना है जिस तरह हमारे मजहब ने सिखाया और जिस तरह हमारी रियासत ने सिखाया। अगर हम मसीहत पर यहाँ के रहने वाले हिंदू, यहाँ के रहने वाले पारसी खानदान जो बहुत थोड़ी तादाद में है, जी। या मसीही, अगर उनके साथ हम अखलाक के साथ रह रहे हैं तो उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। हमारे मजहब का हुक्म हमारा है, फर्ज है, बिल्कुल हमारी रियासत का कानून है, बिल्कुल सही। हम अपनी रियासत के कानून पे अमल कर रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ पास्टर इमानुएल तबस्सुम मौजूद हैं। शहरी की बात कर ली, रियासत की बात कर ली, मीडिया का अपनी जगह आप बहुत बड़ा रोल होता है। क्या कहेंगे बैनुल मज़ाहिब हम आगे में, आप क्या समझते हैं मीडिया अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है? ये खास बात है, ये एक बड़ा टूल है। यस, और मैं समझता हूं कि पहले अगर हम पुराने दौर में चले जाएं तो किस तरह से एक बात को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए तेज रफ्तार घोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर डाक का और इस्तेमाल में बेतार आई, फिर फैक्स आया। अब तो इस कदर मीडिया तेज है ना कि एक लम्हे से भी पहले खबर जो वो फैल जाती है। बिल्कुल यहां पर मैं मीडिया के जो हमारे साफी बरादरी है, मीडिया के जितने लोग हैं, चैनल्स वाले हैं, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं बड़ी मोहब्बत के साथ कि हमें पॉजिटिव बात जो है ना उसको आगे प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल सही। और वो लोग जिनके पास अपने अपने एंड्रॉइड फोन होते हैं वो भी कोशिश करते हैं, फोटो बनाई, तस्वीर बनाई, उधर बंदा जल रहा है ट्रेन में, उधर वो सेल्फी ले रहे हैं, उधर वो फोटो बना रहे हैं, तो वो गलत इमेज जाता है दुनिया के अंदर। बिल्कुल। तो इस टूल को हमें पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। देखें, हर चीज की अच्छाई और बुराई जो है उसके यूज के साथ है। अगर आज मीडिया के लोग जो हैं, या अब तो सब तमाम ही साफी बन गए ना, अब तो सबके पास ही मीडिया हाथ में लिए फिर बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि ना सिर्फ चैनल्स वाले या साफी हमारे भाई, बाकी जितने भी अब साफी बनते जा रहे हैं, जो खुद का साफी हैं, वो मेहरबानी करके सही इसका यूज करें। बिल्कुल। बात को पहले तोलें फिर बोलें, बात की पहले तहकीक करें फिर उसको नशर करें। तहकीक से मुझे एक पॉइंट जो है वो जहन में आया है। जी। अतियात की हम बात करते हैं, जी। अतिया करना कैसे आप समझते हैं, कैसे इसको महफूज किया जा सकता है? पहले तहकीक कितनी जरूरी है? जी बिल्कुल। देखें, अब हम लोग अतिया दे देते हैं, बंदा आया, पर्ची काटी, मैं हाँ जी। फला जगह से आया, मैं फला जगह से जी। आया, मैं ये कर रहा हूं, मैं एनजीओ बनाई, मैंने फाउंडेशन बनाई, मैंने वो किया। पहले इस बात को तहकीक करें। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो अतियात है ना, ये तो हमारे आसपास बेशुमार बेवाएं हैं, बेशुमार बेटियां हैं जिनकी शादियां हुई, हमें उनको भी देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बेशुमार मदारस तो हमारी अपनी गली मोहल्ले में है। हमारे मोहल्ले का जो पादरी साहब है, मौलवी साहब है, पंडित है, वो खुद भूखा हो रहता है, हम बाहर दे रहे होते हैं। हमारे जो आसपास है, हमें वहां भी नजर मारनी चाहिए, देखना चाहिए कि वहां भी तू कोई जरूरतमंद है। हम कोशिश करें कि उस शख्स को अतियात दें जिसको हम जानते हैं, उस मदरसे को दें, उस गिरजाघर को बिल्कुल दें सही। जिसको हम जानते हैं। ठीक अगर है। जानते नहीं तो फिर मत अपना नजराना हदिया अतिया जो है वो दे, क्योंकि वो आपको पता नहीं वो यूज क्या होगा। एग्जैक्टली हम तो हमारी तरफ से तो एक चीज चली गई, जी, जी। लेकिन हम नहीं जानते कि वो आगे किस चीज के लिए तो बाद इस्तेमाल दफा हो रही हम है। ऐसे हाथों को मजबूत कर देते हैं जो जी। शर्त पसंदी के होते हैं, बिल्कुल या ठीक। दूसरे मामला में ऐसा ही है। वो हो जाते हैं। ठीक है, आपसे मैं जानना चाहूंगी अकलियतों के हकूक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, और इसी के साथ हम इख्तिताम करेंगे अपने सेगमेंट का। कैसे द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज की तो हम बात करते हैं, सेफगार्ड कैसे किया जा सकता है उन राइट्स को? मैंने पहले भी बात की कि अक़लियतों के हकूक जो हैं जो इस रियासत के नज़रिए में शामिल है। जी। जब ये रियासत बनी हाँ जी। तो इसके नज़रिए में शामिल है। जब परचम बनने लगा तो उसके रंग में शामिल है कि अक्सरियत में ग्रीन है और अक़लियत में ये
सफेद वाले हैं। और जब फिर 73 का आइन बना तो उसमें इनके हुकूक बाकायदा मौजूद हैं कि यहाँ के बसने वालों को, रियासत के बसने वालों को मावरा मजहब, मावरा मसलक, इंसानी हुकूक, इंसानियत के तहत और इनके शहरी होने के तहत कि इस रियासत के जो शहरी हैं उनके बराबर के हुकूक मिलेंगे। बहुत सारी दुनिया की रियासतें ऐसी हैं, वहां पे बाहर से कोई आदमी जाके या दूसरे मजहब का आदमी जाके ना प्रॉपर्टी ले सकता है, ना अपना घर बना सकता है। यहां तमाम मजाहिब को इजाजत है कि वो अपना कारोबार इधर करें, और सिंध में हिंदू बरादरी के अब बुनियादी कारोबार, मेन कारोबार हैं, यहां को आके अपनी प्रॉपर्टी ले तो ये नहीं देखा जाता कि ये प्रॉपर्टी मसीही ले रहा है, नहीं ले सकता, ये हिंदू ले रहा है, नहीं ले सकता। तमाम मजाहिब को यहाँ बसने की इजाजत है, तमाम मजाहिब को यहाँ प्रॉपर्टी लेने की इजाजत है, तमाम मजाहिब को यहाँ इबादत गाहें बनाने की इजाजत है, और इबादत गाहें तमाम की मौजूद हैं, कलीसा मौजूद हैं, चर्च मौजूद हैं, मंदिर मौजूद हैं, गुरुद्वारे मौजूद हैं, सारी चीजें मौजूद हैं। अब उन गुरुद्वारों के लिए जब भी कोई ऐसी कशीदगी पैदा होती है, रियासत बेहतरीन तरीके से उसका तहफ़्फ़ुज़ करती है, और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि तमाम मज़ाहिब के हुकूक को पूरा करे और उनकी इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये मसीही बरादरी मेरे साथ मसीह नुमाइंदा बैठे हैं, ये अपनी इबादत खुल के करते हैं यहाँ पे, इनको हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। और जब हमारे मजहबी प्रोग्राम आते हैं जैसे ईद मिलादुन नबी के सिलसिले या ईद पढ़ाने के सिलसिले में, जिस तरह सिक्योरिटी मुसलमान को मिलती है उसी तरह सिक्योरिटी चर्च को मिलती है इनके 25 दिसंबर के या जो भी प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टू साहब, आपने बहुत सारी चीजें प्रोग्राम में ऐड की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। पास्टर इमानुएल तबस्सुम, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह दोबारा जल्द से जल्द मुलाकात होगी। इसी के साथ चलते हैं ब्रेक की जाने, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मादरी जबान का आलमी दिन है आज, इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रूही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस, और ब्रेक पर जाने से पहले आपसे जिक्र हुआ कि आज मादरी जबान का आलमी दिन है। अगर हम अपने खित्ते की बात करते हैं तो कई जबानें बोली जाती हैं, पंजाबी, उर्दू, सराइकी, लेकिन अगर ज्यादा बोली जाने वाली जबानों की जानिब हम बात करें तो सराइकी ज्यादा बोली जाती है। वैसे ये अलग बात है कि मुझे थोड़ी सी कम आती है, लेकिन कोई बात नहीं, वेयर इन द प्रोसेस, हम सीख रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं ज़हूर धरीजा साहब, सराइकी दानिश्वर हैं और सराइकिस्तान कौमी काउंसिल के मरकजी चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तुसा ठीक हो? बिल्कुल ठीक, तुसा ठीक ही वे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को हाल तक सराइकी बोलन नहीं आई। जी नहीं, माशाल्लाह। तुसा सिखाई क्या नहीं मेरे को? नहीं, तुसा सीखे सर। सीखे सो? जी बिल्कुल। चले जी ठीक है, अब इन्होंने मोटिवेशन दे दी है ज़हूर धरीजा साहब ने कि सराइकी जो है वो जल्द से जल्द सीख ली जाएगी। आज मादरी जबान का आलमी दिन है, सबसे पहले तो आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे इस दिन के हवाले से? जी अज माँ बोली जिनको असांखे हुंदा आलमी डी है जी, और माँ बोली की सब तो ज्यादा अहमियत है कि माहिरीन तालीम कहन कि अगर कौम को खानदा बनावना है तो माँ बोली दे तालीम का एहतमाम होवे। और पूरी दुनिया के तमाम ज़बाना काबिल एहतराम हैं, तमाम ज़बाना अजीम हैं और अल्लाह की तखलीक हैं। माँ बोली दा असां जब तारीख लिख दूँ तो यह है कि साकू यह कि जरा कौड़ा सच है वो भी कबूल करना पौसे कि माँ बोली दा ॾींहुं ऊँ ॾींहुं की याद है कि 21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म में अपनी बंगाली जबान के हक के मुजाहरा किया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग की, जिंदे नतीजे दे वो स्टूडेंट शहीद थी गए। और 1999 दे अक़वाम मुत्तहिदा बांग्लादेश की वाला साडा मुल्क 2 लाख थी गया। एक मकसद है कि एक अलमनाक दास्तान है, काबिल अफसोस भी है, सदमे वाली भी है। 1999 दे अक़वाम मुत्तहिदा ने बांग्लादेश की दरखास्त से 21 फरवरी को माँ बोली का आलमी डी करार दिता और ऊँ चार्टर के पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर दस्तखत किए और पाकिस्तान भी मनाया वेंदे, पूरी दुनिया के मनाया वेंदे। और पाकिस्तान के तमाम सूबे और तमाम कौमें के लोग जोशो खरोश नाल मनाते और खास तौर पर सराइकी वसेब के बहुत ज़्यादा जोश खरोश नाल मनाया वेंदे। अज अस देखते से कि इतना मुख्तलिफ तकरीबात मुल्तान शहर के
मुख्तलिफ जहीं दे तकरीबात हैं। हुणी थोड़ी देर पहले जेर अड्डे दे उत्ते तकरीब शुरू थी चुकी है और वो शरीफ खान लशारी ने उनका एहतमाम किया हुआ है। इवें राणा फराज नून साहब के जहाज के उत्ते जफर हांस साहब हैं, उन्होंने जहाज के उत्ते तकरीब शुरू थी गई है। और जरा सिंध सराकिस्तान बॉर्डर है संजरपुर, उतना तकरीब थी पी है। सादकाबाद, खानपुर और रहीम यार खान, धरेजा नगर, इवें असां देखते हूँ तो डी खान दे तकरीब थी पी है, टांग दे तकरीब थी पी है, डीजी खान दे अकबर खान मलकानी उन्होंने जहाज के तकरीब थी पी है। तो मैं अर्ज करने का मकसद है कि पूरे वसेब दे तकरीबात का सिलसिला जारी है। माँ बोली की अहमियत के हवाले नाल माँ बोली की तारीख बयान की वेंदी पई है, माँ बोली की अहमियत बयान की वेंदी पई है और कौमे की जिंदगी दे सकाफत का क्या अमल है और सकाफत का जरा अहम जुज़े जबान उनकी कितनी अहमियत है। तो इस सिलसिले दे ये तकरीबात खुश आइंद भी हैं, लेकिन जरूरत ही गाल दी है कि हुकूमत जिमें कि सिंध दे माँ बोली दे तालीम दी वेंदी है, सिंधी जबान दे तालीम दी वेंदी है, तो साडे कोल भी जेरे पंजाब के अजला हैं उनमें पंजाबी जबान के तालीम दी वजे और जेरे सरायकी अजला हैं उनमें सरायकी जबान दी वजे, जेरे पोठवार हैं उनमें पोठवारी दी वजे। और एक सिलसिले दे खैबर पख्तूनख्वा दे किते कि उन्हें 6-7 जबाने दे पिछली ANP की हुकूमत के दौर के एहतमाम किया गया। हुण साडे उत्थे 2 जिले DI खां टांग, लेकिन उत्थे सरायकी भी पढ़ी वेंदी है, उत्थे पश्तो भी पढ़ी वेंदी है और उत्थे जेड़े भी जबान हिंदको जबान है कोई ॿिया जबान है वो पढ़ाया वेंदन। तो इतना एहतमाम पंजाब दे विच भी होना चाहिए कि माँ बोली दे विच बाल को तालीम दी वजे। बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे, मादरी जबान की अहमियत को हम क्यों भूलते जा रहे हैं? जी, असल जेरे पॉलिसी साज हैं ना, जी माहिरीन तालीम हैं जिन्हें तालीम की पॉलिसी बनावनी है उनको खुद पता क्या नहीं, क्योंकि वो खुद इंग्लिश मीडियम के लोग हैं और उन्हें पता क्या होंगे, वतन क्या होंगे, तहजीब क्या होंगी है, सकाफत क्या होंगी है, जबान क्या होंगी है, जबान की अहमियत क्या होंगी है। हुण तुसां बच्चे को अगर उनकी माँ बोली तो महरूम करें दो तो तुसां उनका बुनियादी इंसानी हकूक सल्ब करें पे। बिल्कुल ठीक। और चूंकि बच्चे को उनकी जी माँ बोली है वो ना मैं दी है ना तुसां दी है, वो अल्लाह ताला की वंड है जिन्हें घर वो बाल पैदा थींदे। और वो मैं तो दसा कि पाकिस्तान की खूबसूरती भी ये है कि इन मुख्तलिफ कौमां वसदन, मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ तहजीब हैं, मुख्तलिफ जबान हैं और जिमें कि एक चमन या गुलिस्तान दे विच मुख्तलिफ फुल होंदे, उन्होंने मुख्तलिफ रंग होंदे, उन्होंने मुख्तलिफ खुशबू होंदी है, या ऊं चमन दे विच परिंदे रहिंदे, कोई कोयल रहिंदी है, कोई बुलबुल रहिंदी है, कोई चीज़ रहिंदी है, उन्हें बोलियां उन्हें दी अपनी जात दे उत्ते अहमियत है। तो खूबसूरती ये है कि इनको तस्लीम किया वजे, इनको मन्या वजे और ख़ास तौर पर मनण वास्ते भी जरूरी है कि असां अद्धा मुल्क ई मसले के उत्ते असां दे चुके से कि असां उन्हें हक न मन्या, असां उन्हें जबान की तौहीन की, जिंदी वजह तो देखो ये कौड़िया गल नहीं, लेकिन ये जरूर थी होना चाहिए ताकि अगू की इसलाह थी वे। हुण असां मजीद कोई हादसा का जरा ना वो मुतहमिल नहीं थी सकते। साडा मुल्क ये मुस्तहकम रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, लेकिन उनकी सूरत यह है कि जितने लोग इतना वसदे, जितना कौमा इतना वसदे और जितना तहजीब हैं सकाफत हैं उन्हें सबको प्रमोट किया वजे, उनको अगुते वधाया वजे। हिंदे नाल ही जरा ना असां मजबूत भी थी सकूं, मुस्तहकम भी थी सकूं और पाकिस्तान को अगू तक। बिल्कुल ठीक। ज़हूर साहब, सराइकी कल्चर डे के हवाले से जब हम बात करते हैं, हर साल मनाया जाता है मार्च में, 6 मार्च को गालिबन मनाया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी इदारों में इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मैं रिफत अब्बास का एक शेर पढ़सा जो असां त नीलियां सिल्हां उत्ते फुल बढ़ावण वाले अज नौबत वज पई है तो वेस वटेंदे पे हैं। और वो वेस क्या है? ये सरायकी अजरक है और सरायकी अजरक ही असाडी कल्चर का डी है। और मैं इनकी तारीख दसा कि सिंध दे विच जिहड़ी सिंधी अजरक की तारीख लिखी हुई है उन्हें उन्हें आखे कि ये लफ्ज अजरक तो निकले। अजरक का मतलब है नीला रंग। वो तारीख लिखा हुआ है कि मुहम्मद बिन कासिम के दौर के जब अरब फौजा सिंध तो मुल्तान तक पहुंचा तो लोगों ने नीला चादर पाते हुए हैं। उनको देखते उन्हें अरबे आख्या अजरक अजरक।
ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇ ਹੈ ਇਹ ਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਥੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ जी ਉਹ ਕੋਲ ਅਜਰਕ ਆਖਣ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨੀਲਾ रंग है ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ रंग को दोबारा बहाल किते और ही डी को सराकी अजरक का डी करार दिता जी। गया आज तुम देखो कि असारी जरी बिल्लू पार्टी है हाँ जी। या सारे मुल्तान के जरे नीले रंग हैं हाँ जी। वो ईरान इराक शाम मिस्र और पूरी दुनिया तक पहुंचन जी, इस हवाले से कंटिन्यू करते हैं, इसी बात को जारी रखेंगे। हमारे साथ कॉलर है रशीद मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? रशीद अशरफ सलीमी बोल रहा हूँ मैं। हेलो। हाँ जी, रशीद अशरफ सलीमी बोल रहा हूँ मैं। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा सलाम भी दे, बात भी करा दें। जी जी, प्लीज जी, आप जी। बात करें। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। रशीद अशरफ सलीमी बोल रहा हूँ। फिरोजा जी साहब। जी बिस्मिल्लाह हुजूर, क्या हाल है सलीम साहब, खैरियत है? क्या मैं खैरियत है, ठीक ठाक है। सर मेहरबानी है तो सर याद फरमाए। आपको इस इलाके में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, आपकी बड़ी मेहनत है। जी जी आपने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। सर आपकी मेहरबानी है, आपकी ज़रा नवाजी है, आप हमारे सीनियर हैं और आपने ही हमें जिन रास्तों पर डाला है तो हम आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज फरमाए और हमेशा आप खुशी रहें। आमीन। और आपको भी आज माँ बोली का आलमी दिन मुबारक हो और आपके तवस्सुत से। मेरी तजवीज़ ये थी। जी जी, जी। जी जी हाँ जी। और अब अरशद साहब आपके तवस्सुत से हम प्रेस क्लब को भी मुबारकबाद देते हैं और ये जीत हार होती रहती है तो हम कहते हैं कि कोई जीत नहीं होती, कोई हार नहीं होती, बिल्कुल। सब ये मोहब्बतों का बिल्कुल। खेल है और बड़ी ठीक है बात जी। है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं। रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम के सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मादरी जुबान का आलमी दिन है और हम बात कर रहे हैं सराइकी जुबान की अहमियत और तारीखी हैसियत के हवाले से। जहूर धरेजा साहब सराइकी दानिश्वर और सराइकिस्तान कौमी काउंसिल के मरकजी चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। अभी बात हो रही थी सराइकी कल्चर डे के हवाले से, तो कोई तैयारियां शुरू हैं अभी? जी बिल्कुल मुकम्मल तैयारियां थी पेन हर जहां देते हुए भी तैयारियां थी पेन तो साए देखो। ठीक है, हम इस हवाले से बात करते हैं। मैं भूल गई कि कॉलर हमारे साथ हैं फरहान अंसारी मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ये जहूर धरेजा भाई से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। फरहान अहमद मैं अंसारी हूँ, समाजी सियासी उससे इनसे मेरा ताल्लुक है। सराइकी जुबान एक बहुत जबरदस्त है। मैं बाकायदा उर्दू स्पीकिंग हूँ लेकिन मैं सराइकी को सीखने के लिए झोंक अखबार पढ़ता हूँ। इनका क्या नाम है, वो झोंक अखबार निकलता है बाकायदा। ऐलान अखबार के साथ इनका दफ्तर था, क्या नाम है, ये कबूतर मंडी के साथ। तो वहाँ मैं बाकायदा पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह सराइकी सूबा बनेगा। जनूबी पंजाब बिला तफरीक तमाम जितनी भी समाजी सियासी और सराइकी जमातें हैं इस सूबे को बनना चाहिए, जनूबी पंजाब को। इसके साथ हमेशा सोकेली जैसा सलूक होता है। बहुत शुक्रिया। फरहान अंसारी मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थे, सराइकी जबान के हवाले से इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से अपना पॉइंट ऐड कर रहे थे। जी धरेजा साहब, क्या कहना जी चाहेंगे? मैं फरहान अंसारी साहब का बहुत शुक्रगुजार हाँ। फरहान अंसारी साहब अपनी धरती नाल अपनी मिट्टी नाल अपने वसेब नाल मोहब्बत करें अपतन और खास तौर पर उन्हें सूबे का दसिया कि सूबा जरूर पढ़ना चाहिए। इतना वसण वाले हर बंदे की जरूरत है और सराइकी सूबा पाकिस्तान की जरूरत है कि ई टाइम वफाक पाकिस्तान गैर मुतवाजन है जी। और 62% आबादी का एक सूबा है, 38% आबादी के 3 सूबे जी। अगर सूबा बढ़सी तो वफाक मुतवाजन थी सी, पाकिस्तान मुस्तहकम थी सी। और बड़ी गाल यह है कि इतना राणा महमूद अल हसन साहब उन्होंने जबान भी जरी है उर्दू है लेकिन उन्हें कहा कि भाई ये सराइकिस्तान होना चाहिए, इनका नाम सोहना होना चाहिए। जिमें मकसद है कि सिंध है, जिमें पंजाब है, जिमें खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, तो उन्हें कहा कि सारे सूबे का नाम भी ई तरीके से होना चाहिए। बहु लाचे के बहु सोहनी दलील उन्हें दी है
तो इतना जितने भी लोग वसते हैं वो अपने पाकिस्तान नाल भी मुहब्बत करें, अपने वसेब मिट्टी नाल भी मुहब्बत करें। और जिवें तुसां कल्चर दी गल की है तो एक कल्चर भी जरा है एक खुशबू का ना है, एक रंगे का ना है, एक बे दे करीब आवन का ना है और एक बे दे नाल मुहब्बत वंडण का ना है। हुण सारे दोस्त बैठे ने सिंगर, ये अपनी आवाज़ दे नाल अपनी आवाज़ दे जादू नाल लोगों को अपने शहर च गिनदे और अपनी आवाज़ नाल मुहब्बत वंडदे और हिंदा ना ही कल्चर है। उहदे विच मकसद है कि अद्दा बे फोक इवें तुसां देखो कि अजरा कहिए तो मेरे को इवें लगता है जिवें आसमान तेरे मोढे ते आ गया होवे और सोहना आसमान होवे और सोहने सोहने तारे होवे ना उन्हां दी चमक होवे तो ये सूफिया दा रंग भी है। और असा इंदी अहमियत ई कल्चर दी नीले रंग दे खास तौर से ई वास्ते भी है कि आदन आकाश और गगन ये सारे नीले। बिल्कुल ठीक, इस हवाले से बात करेंगे। इख्तिताम चल रहा है प्रोग्राम का, हमारे साथ कॉलर हैं मुल्तान से खालिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज मादरी जबान का आलमी दिन है, सराइकी जबान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं ज़ोहर अहमद रिजा साहब से बात कर जी प्लीज। सलाम कीजिए। जी खालिद साहब, मुबारकबाद है तो उनकी मादरी जबान के डे पर। जी। और दूसरे नंबर पर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे कब तक ये जो हम जो अपने बच्चों को ये सराय की तारीफ दिलाएंगे, कॉलेजों में या यूनिवर्सिटी में क्या हालात होंगे, तो कब तक ये हो जाए? जी ठीक है जी खालिद साहब, बहुत शुक्रिया जी। धीरज साहब क्या कहेंगे? खालिद साहब की मोहब्बत है, खालिद साहब को अल्लाह ताला खुश रखे और उनको पूरे वसेब को और ख़ास तौर खुसूसी तौर पर उन्होंने इस दर्दमंदी का इजहार किया है कि भाई इस तालीम को कब शुरू होगी। ये तालीम भी शुरू होनी चाहिए ताकि बच्चों को समझ आए, माँ बोली समझ आए और उसके साथ इस वसेब को भी हक मिलना चाहिए। और सराइकी में एक है कि जो शख्स भी मोहब्बत करता है, अब जैसे मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ तो मुझे खुशी हो रही है। उर्दू भी हमारी ज़बान है और तमाम ज़बानें, पंजाबी भी हमारी ज़बान है, पंजाबी को भी प्रमोट होना चाहिए, पंजाबी में भी तालीम शुरू होनी चाहिए, पंजाबी ज़बान को भी तरक्की मिलनी चाहिए और जितनी भी ज़बानें हैं उन सब को तरक्की मिलनी चाहिए। और मैं आज पढ़ रहा था कि स्विट्ज़रलैंड में थोड़ी सी आबादी है 86 लाख और उसमें 4 कौमी ज़बानें हैं, तो उसमें एक ज़बान ऐसी भी है जिनके बोलने वालों की तादाद 1 यानी इतनी कम है, चंद हजार बोलते हैं, लेकिन उसको भी उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है और उसको भी कौमी ज़बान का दर्जा दिया हुआ है। बहुत बड़ी बात है और उसको भी तो ज़बानों को जिंदा रहना चाहिए। जिस तरह हम कहते हैं कि हमें तो परिंदों की ज़बानें भी प्यारी लगती हैं, हमें तो हैवानों की ज़बानें भी प्यारी लगती हैं, उनको भी जिंदा रहना चाहिए। आखिर पर क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं यही अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत यह है कि ज़बानों को मजबूत किया जाए। चूँकि आज आलमी ज़बानों का आलमी दिन है तो बहुत हमने तजर्बे कर लिए। हम तरक्की सिर्फ अपनी ज़बानों से कर सकते हैं। इस वक्त ये है कि बदेसी ज़बानें जैसे अंग्रेज़ी है उसका ताल्लुक भी नहीं है, फ़ारसी भी, हमें किसी ज़बान से इतराज़ नहीं है, अरबी भी हमारी मजहबी ज़बान है और हमारा कुरान मजीद उसमें आया है और उर्दू से भी नहीं है। हाँ जी। लेकिन यह हकीकत है कि उर्दू दरअसल ये हिंदी ज़बान है, हिंदुस्तान से आई है, तो पाकिस्तानी जो ज़बान हैं उनको मजबूत किया जाए, उनको क्योंकि उनकी जड़ें हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया ज़हूर दरेजा साहब, आज के दिन पे आपने वक्त निकाला और सराइकी ज़बान की अहमियत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें प्रोग्राम में ऐड की। बहुत शुक्रिया, अच्छा दिन गुजारें आप, हमारी दुआएं आपके साथ है। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है। सराइकी ज़बान की अहमियत और तारीखी हैसियत के हवाले से आज हमने बात की और साथ ही साथ वंस अगेन पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखें। मेंटली फिट होना, मेंटली स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपसे मुलाकात होगी ठीक 10:05 पर। अपनी होस्ट महाजबीन आबिद को इजाजत दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।